क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और ये पॉइंट्स आपसे बेटा पूछे जाते हैं। चलो खैर शुरू करते हैं डॉक्टर साहब। देखो बेटा, हमारे पास इन्फ्लेमेटरी बowel डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो डिजीज होती हैं, ठीक है। एक होती है क्रॉन्स डिजीज और एक होती है यूसी, दैट इज द अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके, अब क्रॉन्स डिजीज की बात करें बेटा, इट अफेक्ट द इलियम एंड ऑफन कोलन बट कैन इन्वॉल्व एनी पार्ट ऑफ द जीआईटी, रेक्टल स्पेयरिंग इज कॉमन। बस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, रेक्टल स्पेयरिंग इज कॉमन। बट अगर हम बात करें बेटा अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो रेक्टम एंड कोलन फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। अब आप याद रखना बेटा, देखो अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक पॉइंट बनता है बेटा, वो पॉइंट क्या होता है, ये डी टू पी होता है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो डिस्टल क्या हो गया, रेक्टम, तो रेक्टम को इन्वॉल्व कर लिया, कोलन को इन्वॉल्व कर लिया। बट क्रॉन्स डिजीज में स्पेयरिंग रहती है किसकी, रेक्टल स्पेयरिंग रहती है। ये पॉइंट याद कर लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। फुल थिकनेस इन्वॉल्व, हाँ ट्रांसम्यूरल डिजीज होती है, फुल थिकनेस इन्वॉल्व करती है क्रॉन्स डिजीज के अंदर। सी फॉर क्रॉन्स होता है एंड सी फॉर होता है कंप्लीट, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेटा कंप्लीट। ओके, तो अगर कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वो क्रॉन्स डिजीज होगी। बट क्या होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, इट अफेक्ट द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा बट डीपर नहीं जाता। ये पॉइंट याद रखोगे। ओके, तो कंप्लीट सी फॉर क्रॉन्स डिजीज, सी फॉर कंप्लीट, एंड कंप्लीट बोले तो फुल थिकनेस ट्रांसम्यूरल डिजीज होती है। आपसे कहा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द क्रॉन्स डिजीज, वो बोलेगा क्रॉन्स डिजीज में केवल म्यूकोसा सब म्यूकोसा इन्वॉल्व होती है। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा डॉक्टर साहब, ठीक है। स्किप लीजन्स आर टिपिकल, टिपिकली स्किप लीजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें बेटा, यहाँ पर स्किप लीजन नहीं पाया जाते। स्किप लीजन बताता हूँ डॉक्टर साहब, जस्ट सपोज करो ये इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई, प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई, बट बीच वाली चीज क्या है, ये स्पेयर रहेगी। तो आपने देखा कि स्किप लीजन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो स्किप लीजन कहाँ पर होते हैं, टिपिकली सीन इन द क्रॉन्स डिजीज बट स्किप लीजन आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके, चलो ग्रैनुलोमेटस लीजन ऑन द हिस्टोलॉजी, डीप अल्सर्स मिलेंगे, स्यूडो पॉलिप्स आर नॉट फाउंड। नॉन ग्रैनुलोमेटस लीजन होता है, सुपरफिशियल अल्सर होंगे, स्यूडो पॉलिप्स आर प्रेजेंट। क्लियर, बस एक चीज समझ में आ गई बेटा कि अगर क्रॉन्स डिजीज की बात करें बेटा, तो जो क्रॉन्स डिजीज होती है वो एक ग्रैनुलोमेटस कंडीशन होती है। और जाहिर सी बात है बेटा, जब आप जी बनाते हो ना तो वो सी की तरह कभी कभी बन जाता है, ठीक है। तो क्रॉन्स डिजीज क्या होती है, ग्रैनुलोमेटस डिजीज होती है। लगता है सी बिल्कुल जी लग रहा है, ठीक है। तो क्रॉन्स डिजीज ग्रैनुलोमेटस कंडीशन होती है। सी फॉर क्रॉन्स, सी फॉर कंप्लीट, कंप्लीट बोले तो ऑल द लेयर्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व करती हैं, ट्रांसम्यूरल डिजीज भी बोला जाता है। ओके, चलो अब आ जाओ, स्ट्रक्चर एंड फिस्टुला कॉमन होता है किसमें, क्रॉन्स में। नैरोइंग कैन अकर बट नॉट द वेरी कॉमन, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में नैरोइंग हो जाती है बट फिस्टुला एंड स्ट्रक्चर्स नहीं देखने को मिलते, ठीक है। एनल फिशर एंड पेरिएनल एब्सेस आर मोर कॉमन होती हैं। फिशर एंड पेरिएनल डिजीज कैन अकर बट नॉट एज ए कॉमन एज द क्रॉन्स डिजीज, ठीक है। एनल फिशर वगैरह देखो, दो चीजें देखो यहाँ पर, दो एक साथ देख लेते हैं बेटा। स्ट्रक्चर फिस्टुला कॉमन, एनल फिशर एंड पेरिनियल एब्सेस आर मोर कॉमन। स्ट्रक्चर फिस्टुला एनल फिशर कॉमन होते हैं किसमें, क्रॉन्स डिजीज के अंदर, ठीक है। ये याद रखोगे। अगला पॉइंट आ जाओ बेटा, क्रॉन्स डिजीज मिमिक करता है अपेंडिसाइटिस से, बट ये अपेंडिसाइटिस से मिमिक नहीं करता। कौन सा, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला कहां, रेक्टम इन्वॉल्व कर रहा है ना। अगर रेक्टम इन्वॉल्व करेगा तो बहुत आगे का पार्ट इन्वॉल्व करेगा, तो वो अपेंडिसाइटिस से रिजेंबल नहीं करता। बट इसमें ऊपर वाला पार्ट इन्वॉल्व करता है किसमें, क्रॉन्स डिजीज के अंदर, इसीलिए अपेंडिसाइटिस से थोड़ा सा रिजेंबल करता है। ब्लीडिंग नॉट कॉमन इन द क्रॉन्स डिजीज बट ब्लीडिंग इज कॉमन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब ब्लीडिंग कॉमन क्यों हो रही है वो देखो बेटा, ब्लीडिंग कॉमन ये हो रही है क्योंकि यहाँ पर सुपरफिशियल अल्सर्स हैं, स्यूडो पॉलिप्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ब्लीडिंग कॉमन हो जाएगी। फीवर कॉमन होगा क्रॉन्स में, फीवर अनकॉमन होगा किसमें, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। अच्छा एक चीज और भी है बेटा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सारे ही आपको याद करना है। जितने भी पॉइंट मैं आपको बेटा बता रहा हूँ ना, जितने भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, वो पॉइंट आप बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाओ, राइट इलियक फोसा में मास देखने को मिलेगा, मास नॉट कॉमन इन द फीचर। फिर मैं वही बात बता रहा हूँ बेटा, अल्सरेटिव कोलाइटिस आगे की डिजीज है, मतलब रेक्टम की डिजीज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राइट इलियक फोसा में मास नहीं देखने को मिलता, बट मास कहाँ पर देखने को मिलता है, क्रॉन्स डिजीज में मास देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया। अनल पैथोलॉजी वेरी कॉमन होती है, एनल पैथोलॉजी रेयर होती है, ठीक है। चलो खैर, उसके बाद आ जाओ बेटा, उसके बाद आओ अगला देखते हैं बेटा। अगला पॉइंट, हाँ एक पॉइंट याद रखना, टॉक्सिक मेगाकोलन रेयर होती है किसमें, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, बट टॉक्सिक मेगाकोलन इज कॉमन होती है किसके अंदर, टॉक्सिक मेगाकोलन रेयर होती है क्रॉन्स डिजीज के अंदर, बट टॉक्सिक मेगाकोलन कॉमन होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, ठीक है। ये आपने देख लिया। उसके बाद बेटा ठीक है, चलो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स को आप एक बारी जरूर से याद कर लीजिएगा बेटा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन जो है बेटा, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली, कि कौन से डिजीज के अंदर कौन सा पार्ट मेनली अफेक्ट हो रहा है, कौन सा स्पेयरिंग रह रहा है, ट्रांसम्यूरल कौन सा है, म्यूकोसा सब म्यूकोसा किसमें इन्वॉल्व हो रही है। उसके बाद आप ये देखोगे बेटा, अल्सर्स कहां देखने को, कोबल स्टोन एपरेंस कहां देखने को मिलता है, कोई बताएगा कोबल स्टोन एपरेंस कहां देखने को मिलेगा।
बोलो क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज का क्रॉन्स सी फॉर में क्रॉन्स होता है, सी फॉर कोबलस्टोन एपरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद आपने देख लिया स्किप लीजन कहां पर देखने को मिलते हैं बेटा, क्रॉन्स के अंदर स्किप लीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्रॉन्स सी फॉर कंप्लीट होता है, दोनों ही मतलब पूरी लेयर इन्वॉल्व होगी। ट्रांसम्यूरल डिजीज होती है। स्टिक्चर फिस्टुला एनल फिशर कहां देखने को मिलते हैं, क्रॉन्स डिजीज के अंदर, ठीक है। अपेंडिसाइटिस को कौन मिमिक करेगा बताओ, क्रॉन्स क्रॉन्स डिजीज। डिजीज क्रॉन्स अपेंडिसाइटिस को, डिजीज। हाँ बिल्कुल। ब्लीडिंग इज नॉट कॉमन इन क्रॉन्स डिजीज एंड ब्लीडिंग इज कॉमन इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस। फीवर कॉमन होगा क्रॉन्स के अंदर बट अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कॉमन नहीं होगा। चलो खैर, टॉक्सिक मेगाकोलन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बता इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। टॉक्सिक मेगाकोलन रेयर होती है एंड टॉक्सिक मेगाकोलन कॉमन होती है किस केस में बेटा, अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में। क्लियर, चलो खैर आगे आते हैं। ये पॉइंट हमने देख लिया। उसके बाद आते हैं बेटा, ये पॉइंट मैंने आपको कई बारी बताया है, कई बारी मैंने आपको बताया है, इसको एक बारी हम देख लेते हैं। हमारे पास सर्जिकल वुंड का क्लासिफिकेशन है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। सर्जिकल वुंड के क्लासिफिकेशन को आपने मेनली 4 टाइप्स के सर्जिकल वुंड्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो आपके पास है क्लीन वुंड, दूसरे क्लीन कॉन्टामिनेटेड वुंड है, कंटामिनेटेड वुंड है, डर्टी इन्फेक्टेड वुंड है। ओके, इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं बेटा। देखो क्लीन वुंड का मतलब क्या होता है, हर्नियोरेफी, एक्सीजन, सर्जरी ऑफ द ब्रेन, जॉइंट्स, हार्ट ट्रांसप्लांट, इन्फेक्टिव रेट इज लेस देन 2%। अगर क्लीन है तो इन्फेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। देखो परसेंटेज रेट 2-3 जगह आपसे पूछे जाते हैं, मैं यहां पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। एक तो ये वुंड में आपसे परसेंटेज पूछा जाता है, दूसरा परसेंटेज आपसे पूछा जाता है जब आप बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हो। जब कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बैरियर मेथड यूज करा जाता है तो बताया जाता है कि कौन सी डिवाइस आप यूज कर रहे हो, बैरियर मेथड यूज कर रहे हो या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आप यूज कर रहे हो, तो कौन सी डिवाइस कौन सी पिल्स यूज कर रहे हो, उसके फेल्योर रेट कितने हैं, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मैं पेपर देख रहा था आपसे कॉन्डोम का फेलियर रेट पूछा गया था आपसे, आई थिंक मुझे लग रहा है मेल या फीमेल कॉन्डोम का आपसे फेलियर रेट पूछा गया था। तो ये पॉइंट आप जाकर के वहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड कॉन्ट्रासेप्शन चैप्टर में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल बताने का क्या था, क्योंकि मुझे यहाँ पर याद आया इन्फेक्टिव रेट लेस देन 2% होता है। चलो आप मुझे ये बता दो बेटा, थायराइड सर्जरी को आप किस में रखोगे, बताओ। थायराइड सर्जरी कैसा वुंड होगा, क्लीन वुंड होगा, क्लीन कॉन्टामिनेटेड होगा, कैसा होगा बताओ, मतलब थायराइड सर्जरी, बोलो डॉक्टर साहब। क्लीन में ही रखोगे बेटा, क्लीन में ही रखोगे, और ये आपकी बुक में लिखा हुआ था, मैंने जब पढ़ाया था तो आपको पता होगा। क्लीन कॉन्टामिनेटेड की बात करें, अपेंडिसेक्टमी, वोवल सर्जरीज, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, गॉल ब्लैडर, विलरी, पैनक्रियाटिक सर्जरी, इन्फेक्टिव रेट इज 10%। अच्छा एक चीज आपसे कहा गया बेटा, अपेंडिसेक्टमी को आप क्लीन कॉन्टामिनेटेड में भी रखते हो एंड कॉन्टामिनेटेड में भी रखते हो, बट डिफरेंस क्या होता है बताओ, बोलो। परफोरेशन। इलेक्टिव। हाँ, परफोरेशन नहीं बेटा, इलेक्टिव। अगर वो इलेक्टिव है बेटा, ठीक है, अगर वो इलेक्टिव है, ठीक है, अगर इलेक्टिव कर रहे हो तो क्लीन कॉन्टामिनेटेड में रखोगे, बट इमरजेंसी अगर कर रहे हो तो कॉन्टामिनेटेड में रखो। बट परफोरेशन डायरेक्टली परफोरेशन आंसर नहीं है, बट परफोरेशन से रिलेटेड ही कर रहा है। अगर परफोरेशन हो गया एंड इमरजेंसी अपेंडिसेक्टमी कर रहे हो तब आप उसे कॉन्टामिनेटेड वुंड में रखते हो, ठीक है। चलो जैसे लिखा हुआ भी है एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन, कोई भी एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन हो जाएगी उसे कॉन्टामिनेटेड में रखोगे डॉक्टर साहब, ठीक है। ओपन फ्रेश एक्सीडेंटल वुंड भी क्या होते हैं, कॉन्टामिनेटेड होते हैं। इन्फेक्टिव रेट कितना होता है, 15 to 30% होता है, ठीक है। उसका डर्टी वुंड की बात करें बेटा, जितने भी जिसमें भी आप आईएनडी करते हो, जहां पर भी आपको पस देखने को मिले, जहां पर भी आपको एब्सेस देखने को मिले, तो उन्हें क्या बोलते हो बेटा, डर्टी इन्फेक्टेड वुंड बोलते हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हो, डर्टी इन्फेक्टेड वुंड बोलते हो। जैसे एब्सेस ड्रेनेज हो गया, पायोसील हो गया, इम्पायमा गॉल ब्लैडर हो गया, फीकल पेरिटोनाइटिस हो गया, इन्फेक्टिव रेट कितना होता है, 40 to 70% इज द इन्फेक्टिव रेट, ओके। चलो खैर, तो आपने क्या देखा बेटा, हमारे पास 4 तरीके के सर्जिकल वुंड थे, इनको हमने अलग अलग पढ़ लिया, इनके एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके एग्जांपल्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कई बारी मैंने आपको पढ़ाया, हो सकता है ये तीसरी या चौथी बार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। हर्नियोरेफी याद रखना बेटा, क्लीन कॉन्टामिनेटेड वुंड है, ओके, क्लीन कॉन्टामिनेटेड वुंड में आप इसको रखोगे। उसके बाद अपेंडिसेक्टमी, कोलिसिस्टेक्टमी, इलेक्टिव वाला आप किस में रखोगे, क्लीन कॉन्टामिनेटेड में रखोगे। और जितनी भी इमरजेंसी कंडीशन, एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन होंगी, उनको आप किस में रखोगे डॉक्टर साहब, उनको आप रखोगे यहाँ पर किसमें, कॉन्टामिनेटेड में। एंड डर्टी में किस में रखोगे, जिसमें पस होगा, एब्सेस होगा, इनमें सब इम्पाइमा वगैरह होगा, फीकल पेरिटोनाइटिस वगैरह होगी, इनको आप किस में रखोगे, डर्टी इन्फेक्टेड वुंड के अंदर रखोगे, ठीक है। चलो खैर, डॉक्टर साहब आपसे मैं कई बार पूछता हूं स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, इन स्टेजेस को हम लोग याद करेंगे, ठीक है। देखो ये है बहुत सिंपल, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत टफ चीजें हैं, टफ नहीं है बेटा, बट रिवीजन के टाइम हम सिंपल चीजों का भी रिवीजन आपके लिए करवाते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपसे एक पॉइंट पूछना चाहता हूं बेटा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करें, व्हाट इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जल्दी से बताओ। इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी। सारे लोगों को पता है बेटा, बोलो जल्दी से, बोलो। Vascular permeability increase. Increased vascular permeability is the hallmark for the acute inflammation, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के लिए बेटा हॉलमार्क फीचर बताओ जल्दी से। Destruction. हाँ,
Tissue destruction. टिश्यू डिस्ट्रक्शन सारे लोगों को पता है ना? देखो याद करना पड़ेगा, क्रोनिक के लिए क्या हो जाएगा? टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया बेटा, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? सच बताना, मैंने आपको पढ़ाया ये चीजें कई बारी, 3-3 4-4 बार बोल बोल करके आपको पढ़ाता हूं मैं, ठीक है, जिससे आपको याद रह जाए। खैर, स्टेजेस ऑफ वुंड की अगर हम बात करें, सबसे पहले स्टेज ऑफ द इन्फ्लेमेशन होता है, पहली चीज। स्टेज ऑफ द ग्रेनुलेशन, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन हियर ड्यू टू द फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी, सिंथेसाइजेशन ऑफ द कोलेजन एंड ग्राउंड सब्सटेंस अकर्स। स्टेज ऑफ द एपिथेलाइजेशन होता है, स्टेज ऑफ द स्कोर फॉर्मेशन एंड रिजॉर्प्शन होता है, एंड मैचुरेशन होता है। क्लियर? ये होती हैं स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग की स्टेजेस होती हैं, इनको आप एक बार पढ़िएगा कि कौन कौन सी स्टेज के बाद क्या आती है। पहली इन्फ्लेमेशन, दूसरी ग्रेनुलेशन, तीसरी एपिथेलाइजेशन, दूसरा चौथी स्कोर फॉर्मेशन, एंड फोर्थ होती है मैचुरेशन फेज या मैचुरेशन टाइम होता है, ठीक है। तो आपने क्या देख लिया? स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग देख लिया। हो सकता है आपसे सीक्वेंस वाइज अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाए कि आप सीक्वेंसली अरेंज करो स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन को, स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग को आप सीक्वेंसली अरेंज करो। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन, उसके बाद ग्रेनुलेशन, ठीक है, एपिथेलाइजेशन, उसके बाद स्कार फॉर्मेशन, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? मैचुरेशन। ओके, तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सी वुंड हीलिंग की स्टेजेस होती हैं। ओके, चलो खैर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बेटा जो आपसे कई बार पूछा जाता है, एंड आई थिंक मुझे लग रहा है प्रीवियस ईयर ऑफ द एआईपीजीटी में आपसे पूछा जा चुका है, कीलोइड एंड हाइपरट्रॉफिक स्कार के बारे में। इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो याद रखना, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की अगर हम बात करें बेटा, देखो कीलोइड को आप थोड़ा हाईफाई मानना, ठीक है। कीलोइड को आप थोड़ा सा हाईफाई मानो तो आपको यहाँ के सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे, ठीक। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की बात करें, अगर हाईफाई है तो कीलोइड में होगा, बट हाइपरट्रॉफिक में नहीं होगा, ठीक है। साइट ऑफ अकरेंस की बात करें, चेस्ट वॉल हो जाएगा, अपर आर्म, लोअर नेक एंड ईयर हो जाएगा। चेस्ट वॉल आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ओके। बाकी आप स्टर्नम वाला पॉइंट, चेस्ट वॉल को वो क्या लिख देता है डॉक्टर साहब? वो लिख देता है स्टर्नम, ओके, स्टर्नम लिख दिया उसने। हाइपरट्रॉफिक एनीवेयर इन द बॉडी, कॉमन इन द फ्लेक्सर सर्फेसेस पे क्या होते हैं बेटा? हाइपरट्रॉफिक स्कार देखने को मिलते हैं। ग्रोथ की बात करें, कंटिन्यू टू ग्रो विदाउट टाइम लिमिट, कोई ग्रो नहीं होती, टाइम लिमिट नहीं होता, ग्रो लिमिट फॉर द 6 मंथ होती है हाइपरट्रॉफिक स्कार के अंदर। ट्रीटमेंट क्या करें? देखो, कीलोइड जो होते हैं बेटा, ट्रीटमेंट के लिए पुअर रिस्पॉन्स शो करते हैं, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। जल्दी से ठीक नहीं होते, बट गुड रिस्पॉन्ड टू द स्टेरॉइड। देखो, दोनों का ही ट्रीटमेंट इंट्रालीजनल ट्रामसिलॉन दिया जाता है, दोनों में ही इंट्रालीजनल स्टेरॉइड दिया जाता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द कीलोइड, और एक ऑप्शन मैंने लिखा था उसमें कि एक्स्ट्रालीजनल स्टेरॉइड इज द ट्रीटमेंट फॉर द कीलोइड। ये सेंटेंस गलत था। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं? इंट्रालीजनल स्टेरॉइड का यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। जहां पे लीजन होता है वहीं पे हम स्टेरॉइड्स देते हैं, आपने देखा होगा। ट्रीटमेंट पुअर रिस्पांस होता है किसमें? कीलोइड के अंदर। गुड रिस्पांस होता है हाइपरट्रॉफिक स्कार के अंदर। रिकरेंस वेरी हाई होता है, याद रखना, कीलोइड हाई-फाई टाइप का है, जल्दी से रिकर कर जाता है, अनकॉमन होता है हाइपरट्रॉफिक के अंदर। कोलेजन सिंथेसिस 20 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल स्किन। तो खुद सोचो, अगर 20 टाइम्स नॉर्मल स्किन से ज्यादा सिंथेसिस हो रही है, ज्यादा बन रहा है कोलेजन, तो आप बता सकते हो कि वो बहुत ऐसे करके ऊंचा सा बन जाएगा, बहुत भारी सा देखने को मिलेगा, ठीक है। बट 3 to 6 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल स्किन। मैंने आपसे बोला कीलोइड को हाई-फाई मानो, अगर हाई-फाई है तो क्या करेगा? ग्रो बहुत ज्यादा करेगा, ठीक है। चलो, रिलेशन ऑफ द साइज ऑफ इंजरी एंड लीजन, नो रिलेशन होता है यहाँ पर, कोई मतलब नहीं है याद करने का। एज देख लो बेटा, एडोलेसेंट मिडिल एज में ज्यादा देखने को मिलेगा, एंड हाइपरट्रॉफिक चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट जो एआईए पीजीटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर किसी को याद हो बेटा, आई थिंक मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ये कहा गया था कि आप ये बता दो कीलोइड आपको फीमेल में देखने को मिलेगा कॉमन, की मेल में। याद रखना, फीमेल अगर हाई-फाई है तो हाई-फाई फीमेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। और हाइपरट्रॉफिक क्या होता है? इक्वल इन द बोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। रेस क्या होता है? मोर इन द ब्लैक, ब्लैक के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलता है क्या चीज? कीलोइड, ओके। और नो रेशियल रिलेशन होता है हाइपरट्रॉफिक स्कार के अंदर। थिक कोलेजन होते हैं विद इंक्रीज एपिडर्मल, हाइलुरोनिक एसिड होता है, फाइन कोलेजन होता है यहाँ पर, वैस्कुलर, टेंडर एंड ईचिंग होता है। आपने देखा होगा रेड रेड कलर का होता है, जब आप कीलोइड देखते हो तो रेड रेड कलर का देखते हो, ठीक है। नॉट वैस्कुलर होता है क्या? हाइपरट्रॉफिक स्कार। नेचुरल हिस्ट्री देखो, प्रोग्रेसिव होता है कौन सा? कीलोइड, एंड स्लो रिग्रेशन होता है हाइपरट्रॉफिक का, ठीक है। चलो, बाकी ट्रीटमेंट क्या करते हो? इंट्रालीजनल स्टेरॉइड देते हो, जस्ट लाइक द ट्राइमसिलॉन। कीलोइड एंड हाइपरट्रॉफिक में डिफरेंस मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं डॉक्टर साहब। अगला पॉइंट मैंने थोड़ा सा लिया है बेटा अल्सर के बारे में। अल्सर हालांकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं पूरी चीजें आपको नहीं बताऊंगा, बस मैं सिंपल सी चीजें आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो एजेस देख लो। अगर एजेस की बात करें बेटा, तो इस तरीके के अगर एजेस बनने हैं, ठीक है, अगर ऐसे एजेस बनने हैं, स्लोपिंग एज बोलते हो, ये पंच्ड आउट एज है, ठीक है, ये पंच्ड आउट एज हो गया। अंडरमाइंड का मतलब ऐसे होता है घुसा हुआ अंदर को, ठीक है, अंडरमाइंड हो गया। रेज्ड एंड वीडेड एज, वीडेड ऐसे करके वीडेड होगा, और इस एज को क्या बोलोगे बेटा? रेज्ड एंड वीडेड एज बोलोगे। इवर्टेड एज इस तरीके का इवर्टेड एज हो जाएगा, वीडेड एज इस तरीके का होगा। खैर, हमसे डायग्राम बना करके नहीं पूछा जाएगा,
जाएगा, हमसे थ्योरी पूछी जाएगी, तो हम थ्योरी के बारे में अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। चलो खैर, देखो अल्सर क्या होता है आपको पता है, दिस इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द एपिथेलियम, मतलब स्किन की डिसकंटिन्यूटी हो जाए या ब्रेक इन द स्किन, स्किन में ब्रेक हो जाए, उसी को आप क्या बोलते हो, अल्सर बोलते हो, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो मार्जिन होता है, ठीक है, अल्सर का मार्जिन होता है, इट में बी रेगुलर और इरेगुलर, इट में बी राउंडेड और ओवल, मार्जिन कुछ भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, ठीक है। अगर एज की बात करें, एज इज वन विच कनेक्ट फ्लोर ऑफ द अल्सर टू द मार्जिन, फ्लोर ऑफ अल्सर को मार्जिन से जोड़ने का जो काम करेगा, ठीक है, ये हो गया फ्लोर। देखो मैं बताता हूं डॉक्टर साहब, ये हो गया फ्लोर, फ्लोर ऑफ द अल्सर, और ये हो गया मार्जिन, इसको जोड़ने का जो काम कर रहा है ये एज बन गया, ठीक है, ये एज ऑफ द अल्सर हो गया, ठीक, ये देख लिया। अब हमें देखना है, हमें बहुत ज्यादा नहीं थ्योरी पढ़ना है, हमें मेन चीज ये देखना है कि कौन से टाइप का एज कहां पर पाया जाता है, किस अल्सर के अंदर पाया जाता है। एक एक दो दो एग्जांपल दिए हुए हैं, उनको आप जल्दी से देख लीजिएगा, ओके। जैसे अगर मैं स्लोपिंग एज की बात करूं, स्लोपिंग एज के लिए बहुत प्यारा सा नाम आपको याद रखना है, आपको हीलिंग अल्सर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। जो हीलिंग टाइप के अल्सर होंगे उनमें क्या स्लोपिंग एज देखने को मिलता है। एक चीज और याद रखना बेटा, इट्स इनर पार्ट इज रेड होता है बिकॉज ऑफ द रेड हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू, इट्स आउटर पार्ट इज व्हाइट होता है ड्यू टू स्कारिया फाइब्रस टिश्यू, एंड इट मिडिल पार्ट ब्लू होता है ड्यू टू एपिथेलियल प्रोलिफरेशन। आपसे ये पूछा जाता है कि इनका सीक्वेंस बताओ कि इनर पार्ट, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट कैसे करके होता है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका है बेटा, इनर पार्ट आर होता है, मिडिल पार्ट बी होता है, और आउटर पार्ट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो आप इसे क्या याद करोगे, आर वी डब्ल्यू से याद करोगे। रेड कहां पर होता है बेटा, इनर पार्ट होता है, अंदर क्या होगा, इनर पार्ट रेड होता है, आउटर पार्ट व्हाइट होता है, मिडिल पार्ट क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो बाहर क्या रखोगे आप, बाहर व्हाइट रख दो, फिर ब्लू रख दो, और सबसे अंदर क्या रखोगे, रेड पार्ट रखोगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना, रेड पार्ट किसकी वजह से होता है, हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से होता है। व्हाइट पार्ट किसकी वजह से होता है, स्कारिया फाइब्रस टिश्यू की वजह से होता है। ब्लू पार्ट किसकी वजह से होता है, एपिथेलियल प्रोलिफरेशन की वजह से होता है, ठीक है। ये दो तीन चीजें आपको अच्छे से याद करना है बेटा, जो चीजें मैं बता रहा हूं बेटा उनको अच्छे से याद कर लेना। क्यों, क्योंकि जब मैं टेक्स्ट बुक को बैठ करके सॉल्व करता हूं तो मुझे यहां से क्वेश्चन मिलते हैं। ये सीक्वेंस पूछा गया था कि बाहर वाला कौन सा पार्ट को कौन सा कलर होता है, अंदर वाला कौन सा कलर होता है, मिडिल वाला कौन सा कलर होता है, और जो कलर है वो किसकी वजह से है। अगर बाहर व्हाइट आ रहा है तो व्हाइट किसकी वजह से है, इस कारण फाइब्रस टिश्यू की वजह से व्हाइट हो रहा है। अगर अंदर रेड आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से आ रहा है। बीच में अगर ब्लू आ रहा है किसकी वजह से, एपिथेलियल प्रोलिफरेशन की वजह से आ रहा है। खैर हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो ये था कि हमें एज से रिलेटेड एग्जांपल्स को याद करना था। तो हमने याद कर लिया स्लोपिंग एज सीन इन द हीलिंग अल्सर। अलग कलर से हाईलाइट करूंगा मैं इसको जिससे आपको याद रह जाए। हीलिंग अल्सर के अंदर स्लोपिंग एज देखने को मिलते हैं। अंडरमाइंड एज सीन इन द ट्यूबरकुलस अल्सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप ट्यूबरकुलस अल्सर की बात करें तो आपको अंडरमाइंड एज देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद पंच्ड आउट एजेस की बात करें बेटा तो गमेटस या फिर सिफलाइटिक अल्सर के अंदर ट्रॉफिक अल्सर, ट्रॉफिक अल्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंच्ड आउट एजेस कहां मिलते हैं, ट्रॉफिक अल्सर के अंदर मिलते हैं, ठीक है। चलो रेस्ट एंड बीडेड एज कहां पर मिलते हैं बेटा, बीसीसी के अंदर मिलते हैं। इवर्टेड एज या रोल्ड आउट एज आपको कहां पर मिलते हैं बेटा, इवर्टेड एज कार्सिनोमेटस अल्सर के अंदर इवर्टेड एज मिलते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ अल्सर हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इनके एग्जांपल्स हैं कि कहां पर कौन से अल्सर देखने को मिलते हैं, ये अच्छे से याद रखना बेटा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, स्लोपिंग एज, हीलिंग अल्सर, अंडरमाइंड एज, ट्यूबरकुलस अल्सर, पंच्ड आउट एज, गुमेटस सिफलाइटिक अल्सर एंड ट्रॉफिक अल्सर, रेस्ड एंड वीडेड एज बीसीसी के अंदर, एंड इवर्टेड एज आपने कहां पर देख लिया, कार्सिनोमेटस अल्सर के अंदर आपने इवर्टेड एज देख लिया। क्लियर, अच्छे से बेटा इसको देखते हुए चलना, ठीक है। सारे पॉइंट्स को आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी टेबल फॉर्म होती है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देख लेना, इनसे पॉइंट जरूर पूछे गए हैं। डिफरेंट डिस्चार्ज इन एन अल्सर, अल्सर में डिफरेंट डिस्चार्ज कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस तरीके के डिस्चार्ज आपको किस किस टाइप के अल्सर में देखने को मिलते हैं। अगर सीरियस डिस्चार्ज की बात करें, हीलिंग अल्सर के अंदर आपको सीरियस डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। अब प्रूलेंट या पस टाइप का डिस्चार्ज आपको इन्फेक्टेड अल्सर के अंदर देखने को मिलता है। स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्यूडोमोनास अलग अलग कलर के डिस्चार्ज देते हैं, ठीक है। याद रखना बेटा, इन अलग अलग कलर के डिस्चार्ज कौन कौन देते हैं बेटा, प्रूलेंट डिस्चार्ज के अंदर इन्फेक्टेड अल्सर और अलग अलग बैक्टीरिया क्या देते हैं, अलग अलग डिस्चार्ज देते हैं। स्टेफ क्या करता है, येलोइश एंड क्रीमी डिस्चार्ज देगा। स्ट्रेप्टोकोकाई ब्लडी एंड ओपेलेसेंट डिस्चार्ज देगा। स्यूडोमोनास को आपको पता है कि ग्रीनिश कलर देता है, ठीक है। स्यूडोमोनास का अगर कहीं भी कलर मैच करने के लिए आ जाए बेटा तो आप स्यूडोमोनास को ग्रीन कलर से मैच कर दोगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, स्टेफ येलो कलर का क्रीमी डिस्चार्ज देगा, स्ट्रेप्टोकोकाई ब्लडी डिस्चार्ज देता है, एंड स्यूडोमोनास ग्रीनिश डिस्चार्ज देता है। ये तीनों कलर याद कर लीजिएगा बेटा, माइक्रो से भी रिलेट कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है। स्टेफ कैसा देता है, येलो कलर का, स्ट्रेप कैसा देता है, ब्लडी देता है, एंड स्यूडोमोनास ग्रीन कलर का डिस्चार्ज देता है। क्लियर, चलो ब्लडी
अब इधर आते हैं बेटा, ब्लडी मलिग्नेंट अल्सर में ब्लड निकलता है, ठीक है। हीलिंग अल्सर, हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, तब भी क्या निकलेगा बेटा, ब्लड सा निकलेगा, ठीक है। ये आपने देख लिया। उसके बाद आते हैं बेटा सीरो प्रूलेंट डिस्चार्ज आता है, सीरो सैंगुइनस किसमें, सीरस एंड ब्लड निकल रहा है अगर, सीरस विद सल्फर ग्रैन्यूल किसमें, एक्टिनोमाइकोसिस में निकलते हैं। ये पॉइंट देख लेना बेटा, सीरस विद सल्फर ग्रैन्यूल, ठीक है, कहां मिलते हैं, एक्टिनोमाइकोसिस वाले डिस्चार्ज के अंदर, ठीक है। येलोइश डिस्चार्ज ट्यूबरकुलस अल्सर के अंदर भी येलोइश डिस्चार्ज देखने को मिलता है। येलोइश डिस्चार्ज स्टेफ के इन्फेक्शन में भी मिलता है एंड ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन में भी देखने को मिलता है। कैसा, येलोइश डिस्चार्ज, ओके। चलो खैर, अगला पॉइंट, किसी को डॉक्टर साहब अगर पता होगा, आपसे एक बारी क्या पूछा गया था, आपसे एक बारी ये पूछा गया था कि एसेप्सिस स्कोर किस चीज के लिए हम यूज करते हैं। तो आपसे प्रीवियस जब आप पेपर जब प्रीवियस वाले लगाओगे तो आपको पता चलेगा ये सेप्सिस स्कोर यूज करा जाता है वुंड स्कोरिंग के लिए। इस एक और स्कोर यूज किया जाता है वुंड स्कोर के लिए, उसका कोई नाम बता सकता है, किसी को नाम बताएं, बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ आवाज आ रही है। एक स्कोर यूज करा, साउथहैम्पटन, बिल्कुल सही है, साउथहैम्पटन स्कोरिंग सिस्टम भी यूज करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। डॉक्टर साहब ये याद रखो, देखो याद करोगे तभी तो आगे काम आएगा, याद ही नहीं रखते हो, एक चीज पढ़ लेते हो दूसरी चीज वहां सोचते ही नहीं हो। एसेप्सिस वुंड स्कोरिंग सिस्टम यूज्ड टू असेस द वुंड इन्फेक्शन। वुंड इन्फेक्शन को एसेस करने के लिए आप क्या यूज करते हो, कि स्कोरिंग सिस्टम यूज करते हो, एसेप्सिस स्कोर। और इस एसेप्सिस का एक मतलब होता है, ए फॉर क्या होता है, एडिशनल ट्रीटमेंट, ठीक है। और इनके क्या करते हो, स्कोरिंग करते हो आप, ठीक है। तो एडिशनल ट्रीटमेंट में आप क्या दे रहे हो, एंटीबायोटिक, पस्ट ड्रेनेज एंड वुंड डिब्राइडमेंट कर रहे हो। एस फॉर क्या होता है, सीरस डिस्चार्ज, ई फॉर एरिथमा होता है, पी फॉर प्रूलेंट फ्लूइड होता है, एंड एस फॉर सेपरेशन ऑफ द डीप टिश्यू होता है, आई फॉर आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया होता है, एंड एस फॉर स्टे इन द हॉस्पिटल होता है। तो याद रखना बेटा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस चीज के लिए आप कितने नंबर देते हो या कितनी स्कोरिंग करते हो। आपसे ये शायद आपसे ये पूछ लिया जाए कि एसेप्सिस वुंड स्कोरिंग सिस्टम में हम इनमें से कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अगर आपको ये पता है, ए फॉर एडिशनल ट्रीटमेंट, एस फॉर सीरियस डिस्चार्ज, ई फॉर एरिथमा एंड पी फॉर प्रूलेंट फ्लूइड एंड एस फॉर सेपरेशन ऑफ द डीप टिश्यू, आई फॉर आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया, एस फॉर द स्टे इन द हॉस्पिटल, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाओगे। और आपसे एक सीधे सीधे ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है कि बता दो साउथहैम्पटन स्कोरिंग सिस्टम एंड एसेप्सिस वुंड स्कोरिंग सिस्टम आप कहां पर यूज करते हो। तो आप याद रखना वुंड स्कोरिंग में इसको यूज करते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट देख लीजिएगा। चलो अगला पॉइंट आते हैं बेटा, हमारे पास दो तरीके की चीज आती है, एक सेलुलाइटिस है, एक पायोजेनिक एब्सिस है। अब आपसे सेलुलाइटिस के बारे में एंड पायोजेनिक एब्सिस के बारे में कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले देखना, जो सेलुलाइटिस होगा बेटा वो क्या होगा, डिफ्यूज होगा, इसके अंदर कोई भी एज नहीं देखने को, जैसे मान लीजिए ये हल्की सी स्वेलिंग टाइप की है, ठीक है, तो इसके अंदर एजेस नहीं देखने को आपको मिलेंगे, आपको डिफ्यूज देखने को मिलेगा। पायोजेनिक एब्सिस जहां पर पस का फॉर्मेशन होगा, पस बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ऐसे करके भरा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, वेल लोकलाइज्ड विद द क्लियर एजेस, बिल्कुल क्लियर एज दिखाई देंगे कि इतनी ही जगह पे पस है, बाकी चारों तरफ क्या है, ये हेल्दी स्किन है, ठीक है। तो ये क्या, पायोजेनिक एब्सिस। तो पायोजेनिक एब्सिस के अंदर आपको वेल लोकलाइज्ड विद क्लियर एज देखने को मिलेंगे, बट सेलुलाइटिस के अंदर आपको डिफ्यूज देखने को मिलेगा, नो एजेस देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा लगेगा जैसे ये हल्की सी स्वेलिंग टाइप की है, कोई भी एज वगैरह नहीं दिख रहा, बट पायोजेनिक है तो येलो येलो कलर का ऐसे करके बिल्कुल वेल डिफरेंशिएटेड आपको एक वो स्वेलिंग टाइप की दिखाई देगी, ये देख लेना, ओके। पस नॉट फॉर्म, सेलुलाइटिस के अंदर पस नहीं बनता, नॉन सुपरेटिव होता है, ठीक है। बट आगे चल करके अगर बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है तो इसमें सुपरेशन देखने को मिलता है, बट पस यूजुअली नहीं देखने को मिलता है, आगे चल करके सुपरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। पायोजेनिक का मतलब ही होता है फॉर्म्ड पस, ठीक है। नॉन फ्लक्चुएंट होता है, पहली बात, सेलुलाइटिस नॉन फ्लक्चुएंट होगा, पायोजेनिक फ्लक्चुएंट होता है, ठीक है। स्प्रेडिंग सिर्फ अगर सिर्फ छोड़ दो इसे। ब्लड कल्चर में भी निगेटिव, ब्लड कल्चर निगेटिव आ सकता है, कल्चर ऑफ पस इज यूजुअली पॉजिटिव, जो पस होता है उसका कल्चर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, हमेशा ये याद रखोगे, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, सेलुलाइटिस को नेवर इंसाइज इट डन डेंजर ऑफ द बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक एलिवेशन, ड्रेसिंग आर ट्रीटमेंट, क्लियर। ये देख लिया आपने, ड्रेनेज एसेंशियल होता है, पायोजेनिक एब्सिस के अंदर आपको ड्रेनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, सेलुलाइटिस के अंदर आप आईएनडी नहीं करते, बट पायोजेनिक एब्सिस के अंदर आप क्या करते हो, ड्रेनेज करते हो, ठीक है। ये दो पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिएगा, ओके। चलो खैर अगला आ जाओ बेटा, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आता है, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पायोजेनिक एब्सिस एंड कोल्ड एब्सिस। कोल्ड एब्सिस में आपको दसियों बार बता चुका हूं, कई बार मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछे हैं, ट्यूबरकुलस के अंदर देखने को ट्यूबरकुलर के अंदर देखने को मिलता है आपको, ठीक है। ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसका ड्रेनेज कैसे करते हो मैंने आपको बता दिया था, जेट टाइप इंसिजन करके इसका ड्रेनेज किया जाता है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया था, इसमें कोई भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइन आपको देखने को नहीं मिलते, इसीलिए आप इसे कोल्ड एब्सिस बोलते हो, ठीक है। खैर हम पढ़ते हैं पायोजेनिक एब्सिस एंड कोल्ड एब्सिस, क्लियर। चलो खैर, रेड वार्म टेंडर विद साइन ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पायोजेनिक एब्सिस में एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइन मिलेंगे, बट अगर कोल्ड एब्सिस की बात करें, नो साइन ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ओके। पायोजेनिक बैक्टीरिया आर द नॉन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जस्ट लाइक स्टेफ एंड स्ट्रेप कॉज करते हैं, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस कॉज करते हैं पायोजेनिक एब्सिस को, बट बात करें अगर कोल्ड एब्सिस की तो ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया इसको कॉज करेगा, ओके। चलो आगे आते हैं, फॉर ड्रेनेज डिपेंडेंट इंसिजन इज यूज्ड। आप क्या करते हो, डिपेंडेंट पार्ट में इंसिजन करते हो, जैसे मान लिया
ये एब्सिस था, तो आप डिपेंडेंट पार्ट में करोगे यहाँ पर, ठीक है। बट नॉन डिपेंडेंट इस तरीके से ऊपर से अगर आप कर रहे हो नॉन डिपेंडेंट पार्ट से इंसिजन वो कर रहे हो, एस्पिरेशन कर रहे हो, तो ये किसमें करते हो, कोल्ड एब्सिस के अंदर करते हो, जिससे इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो जाए। तो आपने क्या देखा बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर ड्रेनेज डिपेंडेंट इंसिजन इज यूज्ड एंड नॉन डिपेंडेंट इंसिजन इज यूज्ड इन द कोल्ड एब्सिस। ओके चलो खैर, सूचरिंग ऑफ द वुंड इज नॉट डन, आप वुंड की सूचरिंग नहीं करते, बट वुंड सूचर कर दिया जाता है कोल्ड एब्सिस के अंदर। ड्रेन डालोगे किसमें, पायोजेनिक के अंदर। ड्रेन इज नॉट प्लेस्ड अदरवाइज साइनस विल फॉर्म व्हिच इज डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो आप ड्रेनिंग करते हो किसमें, पायोजेनिक एब्सिस का जब इंसिजन करते हो, उसके बाद जो वुंड है उसको आप क्या करते हो, सूचरिंग नहीं करते और उसके अंदर ड्रेन डाल देते हो। बट अगर ट्यूबरकुलस है बेटा, तो इसमें जब ड्रेन करते हो, पहली बात तो नॉन डिपेंडेंट एस्पिरेशन किया जाता है, इंसिजन नॉन डिपेंडेंट एस्पिरेशन करते हो, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज वुंड को सूचर कर दिया जाता है, और तीसरी चीज ड्रेन नहीं डाला जाता। ठीक सही है। आपसे पूछा जाता है यहाँ पर सोडियम आईसीएफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कितना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड प्लाज्मा के अंदर कितना होता है। ठीक है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें बेटा, तो सोडियम ईसीएफ में देख लो या प्लाज्मा के अंदर। देखो हम यूजुअली क्या करते हैं, प्लाज्मा वाली वैल्यूज को देखते हैं। ठीक है, प्लाज्मा वाली वैल्यूज को हम देखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सोडियम 140 मिलीमोल पर लीटर के आसपास होता है, पोटेशियम 4.5 मिलीमोल पर लीटर के आसपास होता है, क्लोराइड 105 मिलीमोल पर लीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। बाकी आईसीएफ की अगर बात करें इंटरसेलुलर की, तो इंटरसेलुलर में क्या होता है, एक चीज आपको अच्छे से पता है, जब मैं इंटरसेल की बात करता हूं बेटा, तो सेल मेम्ब्रेन का अगर चार्जेस देखो, तो बाहर क्या होता है, सोडियम ज्यादा होता है, अंदर क्या होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के मुकाबले। तो आपने क्या देखा, पोटेशियम अंदर ज्यादा है, तो देखो पोटेशियम कहां है, अंदर ज्यादा है, आईसीएफ के अंदर बहुत ज्यादा है, 150 मिलीमोल पर लीटर के आसपास है। ठीक है, और उसके अलावा ईसीएफ या प्लाज्मा की बात करें तो 4.5 मिलीमोल पर लीटर के आसपास है। ठीक है, क्लोराइड आईसीएफ के अंदर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर क्लोराइड क्या होता है बेटा, ट्रेसेस अमाउंट में पाया जाता है, बट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर 105 मिलीमोल पर लीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो ये टेबल एक बार देख लीजिएगा बेटा, इसमें सोडियम और पोटेशियम का लेवल जरूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम 140 ईसीएफ के अंदर एंड 4.5 मिलीमोल पर लीटर किसमें होता है बेटा। अब इससे आपको एक चीज पता चलेगी, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरक्लीमिया, ये पता चल जाएगा कि हाइपरक्लीमिया कहाँ पर होता है, हाइपोनेट्रीमिया कब कहोगे, कैसे करके कहोगे, तो वो चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, चलो खैर, एक अगला पॉइंट आता है बेटा, आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है कि इंक्रीज एनाइन गैप आपको कब देखने को मिलता है, नॉर्मल एनाइन गैप आपको कब देखने को मिलता है। ठीक है, इन दो पॉइंट को आपको सीधे सीधे, एनाइन जितने भी हैं आपके पास, जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, उन नेगेटिव चार्ज का गैप आपको ज्यादा कहां देखने को मिलता है और नॉर्मल कहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है बेटा, इन दो डिफरेंस को आपको देखना है कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चीज देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बेटा हम इंक्रीज एनाइन गैप की बात करते हैं, उसके बाद नॉर्मल एनाइन गैप कहां पर देखने को मिलेगा उसकी बात करेंगे। अगर इंक्रीज एनाइन गैप की बेटा मैं बात करूं, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू कीटो एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, पॉइजनिंग एंड रीनल फेलियर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज एनाइन गैप देखने को मिलता है। तो एक बात आप सीधे सीधे बोल दो ना कि एसिडोसिस के अंदर आपको इंक्रीज एनाइन गैप देखने को मिलता है। लैक्टिक एसिडोसिस हो, चाहे वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, चाहे वो पॉइजनिंग हो है, और चाहे वो रीनल फेलियर हो, आपको इंक्रीज एनाइन गैप देखने को मिलता है। एंड नॉर्मल एनाइन गैप आपको कहां पर देखने को मिलेगा बेटा, डायरिया के अंदर, जीआईटी फिस्टुला के अंदर एंड हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस के अंदर। एक बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा, हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस की अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, तो क्लोराइड का लेवल बढ़ जा रहा है, हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस, तो आपने क्या देखा बेटा, नॉर्मल एनाइन गैप वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो डायरिया के अंदर आपको एनाइन गैप नॉर्मल देखने को मिलता है। इंक्रीज कहां पर देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू कीटो एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, पॉइजनिंग, रीनल फेलियर। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, आप ये बता दो पॉइजनिंग के अंदर एनाइन गैप ज्यादा होता है या कम होता है, तो आप बताओगे इंक्रीज एनाइन गैप इज सीन इन द पॉइजनिंग। ओके, ये आप देख लेना। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस में इंक्रीज एनाइन गैप देखने को मिलेगा। डायरिया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरिया के अंदर एनाइन गैप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल एनाइन गैप आपको देखने को मिलता है। ठीक है डॉक्टर साहब, सही है। चलो खैर, अब आते हैं एक पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा। तो एक पॉइंट बेटा हम यहाँ पर और देखते हैं, और वो आता है हमारा क्रिस्टोलाइट कॉमनली यूज। कॉमनली हम कौन से क्रिस्टोलाइट यूज करते हैं, तो देखो इसमें आप एक चीज याद रखना बेटा, इसमें हो सकता है आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में ना पूछा जाए, मैं आपको ये जब पीडीएफ दूंगा, अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बट मैं आपको यहाँ पर सीधे सीधे नाम बता दूं। क्रिस्टोलाइट 5% डेक्सट्रोज हो सकता है, नॉर्मल सलाइन हो सकता है, नॉर्मल सलाइन, आइसोटोनिक सलाइन होता है। आपसे आई थिंक मुझे लग रहा है ये भी पूछा गया एक बार, 0.9% NaCl जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है नॉर्मल सलाइन के, क्योंकि हमारी जो सेल का जो वो होता है ऑस्मोलैरिटी होती है वो 0.9% होती है, और NaCl 0.9% NS जो होता है बेटा वो आइसोटोनिक सलाइन होता है। आपसे आइसोटोनिक, एक चीज और मैं बता दूं आपसे एक बार मुझे लग रहा है आई थिंक प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर में आपसे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक के बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, हाइपरटोनिक के बारे में पूछा जा चुका है, तो इसको आप एक बार ही देख लीजिएगा। आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है। जस्ट सपोज करो हमारी ये एक सेल है, ठीक है, हमारी ये सेल है,
अगर इस लिक्विड ऐसा लिक्विड है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी ऑस्मोलैरिटी इस सेल की ऑस्मोलैरिटी के बराबर है, आप उसे आइसोटोनिक बोल दोगे, ठीक है। अगर ऐसा लिक्विड जिसकी ऑस्मोलैरिटी इस सेल से कम है, आप उसे हाइपोटोनिक बोलोगे। अगर ऐसा लिक्विड जिसकी ऑस्मोलैरिटी इस सेल से ज्यादा है, उसे आप हाइपोटोनिक बोल दोगे, ठीक है। ये पॉइंट याद करिएगा, ओके। तो क्रिस्टलाइट 5% डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन हो गया। उसके बाद आ जाओ बेटा, डेक्सट्रोज 5% नॉर्मल सलाइन के साथ में हो गया, डेक्सट्रोज भी 0.45 नॉर्मल सलाइन। रिंगर लैक्टेट, आपसे एक पॉइंट याद रखना बेटा, आपसे रिंगर लैक्टेट या फिर हर्ट्जमैन सॉल्यूशन के बारे में ये पूछा जाता है कि इसके अंदर होता क्या क्या है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ रिंगर लैक्टेट के अंदर क्या क्या होता है। ये इसी को हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। 1 लीटर कंटेंट था 130 मिली इक्विवेलेंट सोडियम होता है। 1 लीटर के अंदर 130 मिली इक्विवेलेंट सोडियम होगा, ठीक है। अच्छा, ये सोडियम लैक्टेट की तरह होता है। 109 मिली इक्विवेलेंट ऑफ द क्लोराइड होता है, 4 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम होता है, 28 मिली इक्विवेलेंट बाइकार्बोनेट होता है एंड 3 मिली इक्विवेलेंट कैल्शियम होता है। मैं आप बताता हूँ, देखो क्या है बेटा। रिंगर लैक्टेट की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो रिंगर लैक्टेट में क्या होगा, सोडियम होगा पहली चीज, क्लोराइड होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है। ये आपने देख लिया। तो क्या क्या चीजें हैं बेटा, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है एंड कैल्शियम है, ठीक है। ये चीजें हो गया। और लैक्टेट है, लैक्टेट किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, सोडियम के साथ जुड़ा हुआ होगा, सोडियम लैक्टेट, क्लियर। तो ये आपने देख लिया। 1 लीटर में क्या होगा, 130 मिली इक्विवेलेंट सोडियम लैक्टेट होगा, 19 मिली इक्विवेलेंट क्लोराइड होगा, 4 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम होगा, 28 मिली इक्विवेलेंट बाइकार्बोनेट होगा। बाइकार्बोनेट भी होता है बेटा, ठीक है, SCO3-, ठीक है। बाइकार्बोनेट भी होगा 28 एंड कैल्शियम भी होगा बेटा। और अगला एक पॉइंट बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है, रिंगर लैक्टेट के अंदर इट डिवोइड ऑफ द ग्लूकोज, इसके अंदर ग्लूकोज नहीं होता। इस पॉइंट को बेटा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है बेटा, ठीक है। ये अच्छे से याद रखोगे, ओके। चलो खैर, अगला देखते हैं बेटा। हमारे पास आइसोलाइट M है, आइसोलाइट G है और आइसोलाइट E है, आइसोलाइट P है, ठीक है। आइसोलाइट P पीडियाट्रिक यूज के लिए यूज करा जाता है, ये पॉइंट याद रखोगे आप, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना बेटा, एक पॉइंट थोड़ा सा आपसे हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, और वो पॉइंट ये कि आपके पास एक पेशेंट आता है, एक्सेसिव वोमिटिंग की वजह से उसे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गई है, ठीक है। एक्सेसिव वोमिटिंग की वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गई है डायूरेटिक की वजह से। तो आप क्या कर रहे हो, कौन सा वहां पर आप यूज करते हो, तो आप यूज करते हो आइसोलाइट ई। और क्या क्या इनमें चीजें होती है, आप चाहो तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़ना है तो कोई जरूरत नहीं है, रिंगर लैक्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइसोलाइट ई ये मैंने लिख दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर रिप्लेसमेंट होता है। इट इज नॉट यूज्ड इन द मेटाबॉलिक, इट इज नॉट यूज्ड इन द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। हाँ, एक चीज याद रखना बेटा, आइसोलाइट जी ये देखते हैं बेटा हम, देखो ये वाला पॉइंट देखते हैं बेटा, हाइपोनेट्रीमिया। ये वाला पॉइंट एक बार छोड़ना, इसको मैं अभी यहाँ पर आऊंगा। आप एक ये वाला पॉइंट देखो बेटा, हाइपोनेट्रीमिया के अंदर अभी मैंने आपको बताया, सोडियम का मैंने कॉन्सेंट्रेशन बता दिया है। ईसीएफ के अंदर कितना होता था, 140 मिली इक्विवेलेंट के आसपास ईसीएफ के अंदर होता था। उसके बाद देखते हैं, इट इज नॉट यूज्ड इन द हाइपोनेट्रीमिया, रीनल फेल्योर, हाइपरकेलेमिया एंड हाइपोवोलेमिक शॉक। कौन सा, आप देखो एक चीज याद रखना बेटा, कभी कभी रीनल फेल्योर का अगर मान लिया कोई पीडियाट्रिक आ रहा है, तो आप क्या करते हो, उसमें आइसोलाइट पी आपको नहीं देना है। पीडियाट्रिक में आप यूज करते हो, बट हाइपोनेट्रीमिया, रीनल फेल्योर, हाइपरक्लेमिया, हाइपोवोलेमिक शॉक में नहीं दिया जाता। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कभी कि पीडियाट्रिक यूज के लिए आप आइसोलाइट पी यूज करते हो, बट कहां कहां पर आप इसको यूज नहीं करते, तो याद रखना, इट इज नॉट यूज्ड इन द हाइपोनेट्रीमिया, रीनल फेल्योर, हाइपरक्लेमिया एंड हाइपोवोलेमिक शॉक, क्लियर। तो देखो बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूं, रिंगर लैक्टेट आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि इनके नाम कौन कौन से हैं, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना अगर आपने कर लिया तो आप लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। बाकी कोलोइड कौन कौन से होते हैं उनको आप देख लीजिएगा। कोलोइड आप हमारे पास प्रोटीन वाले जितने भी आ जाते हैं, जैसे एल्बुमिन, ओके, एल्बुमिन हमारे पास हो गया, ठीक है। उसका डेक्स्ट्रन हो गया, ठीक है, डेक्स्ट्रन हो गया हमारे पास, और एल्बुमिन हो गया, ये हमारे कोलोइड होते हैं। बहुत से इसमें थे बेटा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इतने याद करने की नीड है ना, कि आप इतने फ्लूइड्स को याद करो, बट आप सिंपल सा याद कर लो कि कौन क्रिस्टलाइड होते हैं, कौन कोलाइड होते हैं, और रिंगर लैक्टेट का आपको कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए। अगर कॉम्पोजिशन की बात आए बेटा, तो 2-3 चीजें आपको कॉम्पोजिशन में पता होना चाहिए, देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। 2-3 चीजें पता होना चाहिए। एक तो आपको रिंगर लैक्टेट के बारे में पता होना चाहिए, एक आपको ओआरएस का कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए कि ओआरएस के अंदर अकॉर्डिंग टू WHO क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। तो ये 2 चीजें आप जरूर से पढ़िएगा, ठीक है। रिंगर लैक्टेट एंड ओआरएस के बारे में पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद अगर ऑप्स की बात करते हैं बेटा, तो आपके पास एक आता है प्रिटचार्ड रेजिम, ओके। प्रिटचार्ड रेजिम के बारे में भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन सी लोडिंग डोज होती है, कौन कौन सी मेंटेनेंस डोज होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद करना है। तो ये लिखो कहीं पे कॉपी पे, आप इसको नोट कर लो कि आपको ये 3 चीजें पढ़ना है। एक तो रिंगर लैक्टेट का कॉम्पोजिशन अभी जो मैंने बताया, उसके बाद ओआरएस के बारे में, उसके बाद प्रिटचार्ड रेजिम के बारे में आपको पढ़ना है। इसको नोट कर लो कहीं कॉपी पे, नोट करते चलो बेटा, जितने पॉइंट बता रहा हूं मैं, कम टाइम में ये अच्छे से ज्यादा चीजें आप अच्छे से समझ जाओगे और आपके काम भी आएंगी ये बहुत ज्यादा।
है ना। इंडिकेशन सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर आप अच्छे से याद करो। जैसे आइसोलाइट पी इट इज यूज्ड इन द फ्लूइड थेरेपी इन द पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आप क्या यूज करते हो, आइसोलाइट पी यूज करते हो। ये पॉइंट याद रख लेना आप, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना बेटा, जो एम वाला होता है ना, ये डायरिया एंड विलियस वॉमिटिंग के अंदर एम वाला यूज करते हो। देखो मेंटेनेंस डोज मेंटेनेंस फ्लूइड की तरह, आइसोलाइट एम एंड इट इज यूजफुल इन द डायरिया विलियस वॉमिटिंग। क्लियर, ये ऐसे करके आप चाहो तो इनको याद कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा। अगर आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा लग रहा है कि हाँ पढ़ना चाहिए तो आप इसको देख लीजिएगा। ओके चलो खैर, रिंगर लैक्टेट में बेटा क्या नहीं होता, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम बाइकार्बोनेट या फिर फॉस्फेट, बताओ। फॉस्फेट नहीं होता, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अभी तो आपको लग रहा है सिंपल क्योंकि अभी आपने पढ़ा है, जब एग्जाम में आएगा तब आपको लगेगा रिंगर लैक्टेट में फॉस्फेट हो सकता है हो जाए, हो सकता है होता होगा, है ना। लेकिन अगर आपने क्लियर अच्छे से पढ़ लिया है तब आप आंसर आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। चलो खैर, नॉर्मल एनाइन गैप आपको कहां पर देखने को मिलता है, दो एग्जांपल बताओ, दो जगह बताओ। डायरिया हाँ और एक हाँ डायरिया एंड हाइपरकोलिमिक एसिडोसिस। हाँ, हाइपरक्लोरिमिक एसिडोसिस के अंदर और डायरिया के अंदर आपको नॉर्मल एनाइन गैप देखने को मिलता है। देखो अभी मैंने आपको बताया, बस यही क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा। डायरिया के अंदर एंड हाइपरक्लोरिमिक एसिडोसिस के अंदर आपको नॉर्मल एनाइन गैप देखने को मिलेगा। रीनल फेल्योर, लैक्टिक एसिडोसिस, पॉइजनिंग, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज एनाइन गैप देखने को मिलेगा, ठीक। आगे देखते हैं बेटा, देखो न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में आपसे हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, जब बेरियाट्रिक सर्जरी पढ़ते हो तब भी बीएमआई का वहां पर डिस्कशन किया जाता है। आप मुझे ये बता दो, बेरियाट्रिक सर्जरी आप कितने कितने बीएमआई से ऊपर वाले लोगों में करते हो, बताओ। ये मैंने पढ़ाया था आपको। अरे अब तो बता दो डॉक्टर साहब, मैंने पढ़ाया था बेरियाट्रिक सर्जरी, मैंने आपको पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि बेरियाट्रिक सर्जरी के अंदर कट ऑफ दो बताए थे मैंने बीएमआई के। दोनों कट ऑफ के बारे में बताओ कि कौन कौन से कट ऑफ बताए थे। कुछ नहीं याद रखते हो बिल्कुल भी। मैंने पढ़ाया तो देखो, मुझे याद रह जाता है, मैं 10-10 बार बोलता हूँ बेटा। मैंने 40, हाँ ठीक है 40 बोल दिया आपने। ग्रेटर देन, एक मैंने ग्रेटर देन 40 बताया था, एक ग्रेटर देन 35 बताया था। देखते हैं कौन बताएगा दोनों में डिफरेंस की, कौन से बीएमआई के बेसिस पे आप कौन सा कर रहे थे, बताओ। कोई है जो जिसे थोड़ी बहुत चीजें याद रह गई हो, बता दो। 40 एंड 35 मैंने अलग अलग क्यों बताया था। 35 पे भी आप बेरियाट्रिक सर्जरी कर रहे थे एंड 40 से भी ऊपर पे बेरियाट्रिक सर्जरी कर रहे थे, लेकिन क्या डिफरेंस था बताओ। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो देखते हैं, मान लिया ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपसे पूछा जा रहा है कि 40 पे भी हम बेरियाट्रिक कर रहे थे एंड 35 पे भी बेरियाट्रिक कर रहे थे, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हमने 35 को कट ऑफ मान लिया, क्यों हमने 40 को कट ऑफ मान लिया, बताओ। चलो अभी जब मैं बताऊंगा ना तो दिमाग में आएगा कि हाँ अरे ये बात तो बताई थी। देखो 40 से ऊपर पे तो ये तो आपको पता ही है, ओबेसिटी क्लास 3 होता है, सीवियर ओबेसिटी आप इसे बोलते हो। बट 35 मैंने बताया था, 35 से ऊपर प्लस रिस्क फैक्टर भी है आपके, मॉर्बिडिटी भी है, ठीक है। जैसे डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है उसे, जैसे कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी हो सकती है, मतलब कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर जो जैसे डायबिटीज हो गया, ठीक, जो क्या कर रहे हैं, ओबेसिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनके साथ अगर 35 से ऊपर भी अगर बीएमआई है तो आप क्या करते हो बेटा, तब वहां पर आप बेरियाट्रिक सर्जरी करते हो, ठीक है। एक बार जाके बेटा पढ़ना, ये बात मैंने आपको बताई थी, अब आप भूल गए तो मैं क्या करूं बताओ। ये सब चीजें मैं आपको बताता हूं कि डायबिटीज मेलाइटिस का वाला पेशेंट है, अगर उसका 35 से ऊपर भी है तब भी आप कर दोगे, आप 40 नहीं देखोगे, आप 35 से आसपास है तब भी आप करोगे सर्जरी, ठीक है। खैर, न्यूट्रिशनल स्टेटस और बीएमआई के बेसिस पे एक चार्ट है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। नॉर्मल देखते हैं सबसे पहले। नॉर्मल क्या होता है बेटा, 18.5 से लेकर के 25 के आसपास, ऐसे करके याद करना, हिंदी में याद करना तो याद हो जाएगा। 18.5 से लेकर के 25 तक जो होता है वो लगभग क्या होता है बेटा, नॉर्मल में होता है, ठीक है। बाकी 25 24.9 ले लो या 25 ले लो वो ठीक है। बाकी ओवरवेट 25 से लेकर के 29.9 या फिर 30 तक लेकर के, ऐसे याद करना। 25 से 30 तक क्या बोलोगे आप, ओवरवेट बोलोगे, आप प्री ओबेसिटी बोलोगे कि आपका वजन बढ़ रहा है, ठीक है। अब ओबेसिटी कब बोलते हो आप, क्लास 1 क्या होता है 30 से 35 तक, क्लास 2 क्या होता है 35 से 40 तक, एंड क्लास 3 क्या होता है 40 से ऊपर का, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखना, 34.9, 39.9 एंड ऐसे करके मत याद रखना। 30 से 40, 30 से 35, 35 से 40, 40 ऐसा करके याद रखना। सुपर ओबेसिटी कितनी होती है बेटा, सुपर ओबेसिटी होती है 50 से ऊपर हो जाना। सुपर ओबेसिटी कितनी होती है, 60 से ऊपर हो जाना, ठीक है। अब अंडरवेट कितना होगा, आपको मैंने एक चीज बता दिया बेटा, 18.5 से लेकर के 25 तक क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो 18.5 से कम हो जाएगा तो क्या बोलोगे, बीएमआई अंडरवेट हो जाएगा, ठीक है, इसे अंडरवेट बोलोगे। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस के बेसिस पे आप बीएमआई के अकॉर्डिंग आप क्या बताते हो, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस बताते हो कि वो किस तरीके का है ना। तो कभी कदार रटने वटने वाले 2-4 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है कोई चांस यहाँ से बन जाए, तो आप एक बार
इसको थोड़ा सा याद करना। बाकी एक चीज ये भी है, ये आपके प्रैक्टिकल यूज में भी आ जाएगा। अगर आपको आपका बीएमआई पता है तो आपको पता चल जाएगा कि आप न्यूट्रिशनल स्टेटस के बेसिस पे कहाँ पर लाई कर रहे हो सकता है आपका बीएमआई ग्रेटर देन 50 आ रहा हो तो आप कहाँ पर हो, सुपर ओवेज हो। ओके, हो सकता है आपका 60 से ज्यादा आ रहा हो तो सुपर ओवेज हो आप। ठीक चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा। कोई मुझसे बोल रहा था सर आपने शॉक नहीं पढ़ाया, शॉक नहीं पढ़ाया, तो आज शॉक के बारे में हम थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, चलो यहीं पर इसे खत्म कर देते हैं। ओके चलो, कई तरीके के हमारे पास शॉक होते हैं बेटा, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहली बात तो देखते हैं, शॉक इज अ स्टेट ऑफ द पुअर परफ्यूजन विद इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म मैनिफेस्टिंग विद सीवियर पैथोफिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी। मतलब शॉक में क्या हो रहा है, परफ्यूजन कम हो जा रहा है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक वेंटिलेशन होता है, एक परफ्यूजन होता है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो आपने पढ़ा होगा, VY/Q रेशियो आपने पढ़ा है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिसके बेसिस पे आप लंग्स के बारे में काफी चीजें बताते थे। अब मैं आपको बता दूं, शॉक इज अ स्टेट ऑफ द पुअर परफ्यूजन, परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या हो गई है, इंपेयर्ड हो गई है। ठीक, सर्कुलेटरी कोलैप्स एंड टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, तो सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा और टिश्यू के अंदर हाइपोक्सिया हो जाएगी। नॉर्मल एरोबिक मेटाबॉलिज्म इज नॉट मेंटेन ड्यू टू द हाइपोपरफ्यूजन। जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म है, जो ऑक्सीजन की वजह से वहां पर मेटाबॉलिज्म हो रही थी, वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, हाइपोपरफ्यूजन की वजह से। शॉक इज मीन्ड बाय द इनएडिक्वेट परफ्यूजन टू मेंटेन द नॉर्मल ऑर्गन फंक्शन। ठीक है, ये आपने देख लिया। सेलुलर हाइपोक्सिया आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। अब कॉजेज ऑफ शॉक क्या क्या हो सकते हैं, या आप सिंपल सा बोल सकते हो कौन कौन से टाइप ऑफ शॉक हो सकते हैं। टाइप ऑफ या कॉजेज ऑफ शॉक को देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। वॉल्यूम कम हो गया, किसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। कैसे, ड्यू टू रिडक्शन इन द टोटल ब्लड वॉल्यूम, इट मे बी ड्यू टू, किसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है। देखो, एक चीज तो हो सकती है हेमरेज की वजह से। ठीक है, एक्सटर्नल फ्रॉम वुंड ओपन फ्रैक्चर की वजह से हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल फ्रॉम इंजरी टू स्प्लीन, लिवर, मेजेंट्री और पेल्विस हो सकता है। तो क्या हुआ, हेमरेज हो गया, मान लिया कोई ट्रॉमा वगैरह हो गया, उसकी वजह से हेमरेज हो गया, तो क्या हो जाएगा बेटा, वहां पर वो हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। सीवियर वन, ठीक है, वन बहुत ज्यादा जल गया जिसकी वजह से लॉस ऑफ प्लाज्मा हो जाएगा, ये भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में रखते हो तो वन भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में आएगा। पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। वॉमिटिंग एंड डायरिया ऑफ एनी कॉज, वॉमिटिंग एंड डायरिया भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में रखोगे आप। ठीक है, ये एक दो पॉइंट देख लीजिएगा बेटा, वॉमिटिंग एंड डायरिया को भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में रखते हो। कार्डियक कॉज में क्या हो सकते हैं, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए या एक्यूट कार्डाइटिस हो जाए। ठीक है, बिल्कुल एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म वेयर एन एम्बुलस ब्लॉक द पल्मोनरी आर्टरी एट बाइफर्केशन और वन ऑफ द मेजर ब्रांचेस। तो आपने क्या देखा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉक हो गया, और अगर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉक हो जाएगा तो लंग्स में ब्लड नहीं जा पाएगा, हार्ट के अंदर भरा रह जाएगा, जिसकी वजह से परफ्यूजन नहीं हो पाएगा फिर जाकर के। ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है कार्डियक कॉज। ठीक है, टॉक्सिनीमिया ऑफ द एनी कॉज हो सकता है। कार्डियक सर्जिकल कंडीशन लाइक द वल्वुलर डिजीज, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज की वजह से भी हो सकता है। कुछ कभी कभी कार्डियक कंप्रेशन की वजह से भी होता है, और कार्डियक कंप्रेशन में बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है, जो जैसे आपने एक एग्जांपल पढ़ा था, एंड दैट वाज द कार्डियक टैम्पोनेट। ओके, कार्डियक टैम्पोनेट ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाए। कितना कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाए कि आप कार्डियक टैम्पोनेट बोलोगे, कोई बता सकता है बेटा, मैंने पढ़ाया था, ये पॉइंट बता देना प्लीज। मैंने पढ़ाया था कार्डियक टैम्पोनेट में, दो चीजें मैंने बिल्कुल हाईलाइट कर करके बताई थी आपको। एक उसमें से था कि कितना कलेक्शन हो जाए तो आप कार्डियक टैम्पोनेट बोलते हो, बोलो कितने सीसी के आसपास। चलो ऑप्शन ले लो, 10 सीसी, 60 सीसी, 100 सीसी, 500 सीसी। कितना कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाए जब आप कार्डियक टैम्पोनेट बोलोगे, बताओ। कुछ नहीं याद रह रहा है बिल्कुल भी, एक बार भी रिवाइज नहीं कर रहे हो बेटा। 4-4 5-5 बार बताने से अगर ये हालत है, सोचो तो एक बार बताने से क्या होगा फिर। और जबकि कोई भी चीज प्रीवियस पढ़ाई हुई आती है, मैं आपको वहीं पर रिवाइज करवाता हूँ बेटा। एक ट्राइड पढ़ाया था मैंने कार्डियक टैम्पोनेट में, उस ट्राइड का नाम ही बता दो, कौन सा ट्राइड बताया था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है फिर तो। बताओ बेटा, एक ट्राइड बताया था मैंने, अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। अब इसमें मैं क्या करूं, यहाँ से बैठूं और आपके घर पे आ जाऊं तुरंत। बैकस्ट्राइड के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती थी, जल्दी से बताओ, और अगर नहीं बताओगे तो क्लास फिर यहीं से खत्म। बोलो, क्योंकि पढ़ाने का फिर तो कोई फायदा ही नहीं रह गया ना, कितना भी पढ़ा दो क्या होगा। हाइपोटेंशन, मफल हार्ट और जेबीपी, जुगुलर, मतलब जुगुलर वेनस डिस्टेंशन में देखने मिलता है। कार्डियक टैम्पोनेट के अंदर आपको बैकस्ट्राइड देखने को मिलता है, जिसमें आपको तीन चीजें देखने को मिलती थी बेटा। फ्लूइड कम हो गया, फ्लूइड का कलेक्शन हो गया वहां पर, हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलता था मफल्ड हार्ट साउंड। ओके, मफल्ड हार्ट साउंड। ओके, उसके साथ साथ आपको एक चीज और देखने को मिलती थी, वो क्या थी बेटा, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। ओके,
जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। और बेटा मैंने आपको बताया था, आप एक बार ही जाकर के देखना, 50 to 60 ml कलेक्शन ऑफ ब्लड भी अगर हो गया बेटा तो आप उसे कार्डियक टैम्पोनेट बोलते हो, ठीक है, कार्डियक टैम्पोनेट। उसके बाद कार्डियक टैम्पोनेट ड्यू टू कलेक्शन ऑफ द ब्लड पास फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल स्पेस व्हिच प्रिवेंट द हार्ट टू एक्सपैंड लीडिंग टू द शॉक, ठीक है। जब मान लिया पेरिकार्डियम में आकर के बेटा ब्लड वगैरह हो जाएगा तो हार्ट एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, एक्सपैंड नहीं करेगा तो शॉक हो जाएगा, ठीक है। ट्रॉमा टू हार्ट, हार्ट पे हो सकता है चोट लग जाए, दिल पे चोट लगने से भी कार्डियक कॉज हो सकते हैं, कार्डियक शॉक हो सकते हैं, ओके। चलो, तो आपने क्या देखा, कई चीजें देख ली, ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिनीमिया हो सकती है, कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है सडन, या फिर आपने कार्डियक टैम्पोनेट देख लिया। सेप्टिक शॉक ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन व्हिच रिलीज टॉक्सिन लीडिंग टू द शॉक। सेप्टिक शॉक होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो क्या करेंगे, टॉक्सिन को सिक्रीट कर देंगे, ठीक है। उसका न्यूरोजेनिक शॉक होता है। न्यूरोजेनिक शॉक समझना बेटा, न्यूरोजेनिक शॉक थोड़ा सा समझ लेना कि आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे करके होता है। ड्यू टू सडन एनॉक्सियस पेनफुल स्टिमुलाई कॉजिंग सीवियर स्प्लैंचनिक वेसल वेसोडाइलेशन, here patient either goes for the cardiac arrest and dies or recovers fully spontaneously, ठीक है। तो आपने क्या देखा बेटा, कोई इतना तगड़ा पेनफुल या फिर कोई एंजाइटी वाला ऐसा कोई चीज हो जाती है जिसकी वजह से स्प्लैंचनिंग वेसल्स में वेसोडाइलेशन हो जाता है और आपको न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलता है। अब पेशेंट जो डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से यहाँ पर डेथ हो जाती है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, एनेस्थीसिया कैन कॉज द न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी एनेस्थीसिया वगैरह से भी न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। एनाफिलेक्टिक शॉक, हाँ एनाफिलेक्टिक याद रखना टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल होता है, ये पॉइंट याद रखना। रेस्पिरेटरी कॉज क्या हो सकते हैं बेटा, एटिलेक्टेसिस, कोलैप्स कर गया लंग्स पूरा, थोरेसिक इंजरी हो सकती है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी कॉजेस हो सकते हैं किसके, शॉक के, ठीक है। अदर कॉज में क्या हो सकता है, एक्यूट एड्रेनल इनसफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे कहा जाता है एडिसन डिजीज, ओके। उसके बाद मिक्सिडिमा, मिक्सिडिमा आल्सो कॉज द शॉक। मिक्सिडिमा हो गया बेटा, एक्यूट एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो गया, ये सब क्या करेंगे बेटा, शॉक कर देंगे, ठीक है। चलो खैर, इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद मैंने शॉक बता दिया कि कौन कौन से तरीके के शॉक हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला आ जाओ, एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है बेटा, इसका क्वेश्चन हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओके। अभी किसी ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था बेटा, वो क्वेश्चन ये था कि ट्रांसफ्यूजन की वजह, मतलब एक क्वेश्चन ये था बेटा कि ट्रांसफ्यूजन से मेनली कौन नहीं फैलता, आई थिंक ये क्वेश्चन था बेटा। और उसमें ऑप्शन दिए हुए थे HVV, SCV, HAV। बताओ कौन सा है जो ट्रांसफ्यूजन की वजह से नहीं फैलता, बताओ। अगर HAV आंसर था बेटा उसका, ठीक है, ये HAV है, ओके, HAV है, ये ट्रांसफ्यूजन की वजह से नहीं फैलता, ठीक, ये पॉइंट याद रखो। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनको एक बार हम देख सकते हैं। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन HVV, SCV हो सकती है, ये देख लिया आपने। उसके बाद आ जाओ बेटा, क्या क्या था उसके बाद एक बार हम और अच्छे से देख लेते हैं। और वो पॉइंट क्या क्या है बेटा, इन्फेक्शन जैसे सीरम हेपेटाइटिस हो सकती है, HIV इन्फेक्शन हो सकती है, इसीलिए आप क्या करते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले आप क्या करते हो, वायरल मार्कर को चेक करते हो, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले आप वायरल मार्कर चेक करते हो, सीरम हेपेटाइटिस, HIV इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मलेरिया ट्रांसमिशन, एप्स्टीन वॉर वायरस इन्फेक्शन, CMV का इन्फेक्शन, सिफिलिस, यार्सीनिया, बवेसिया एंड ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई का इन्फेक्शन। बेटा देखो, ये जो मैंने इन्फेक्शन बताए बेटा, आप माइक म्यूट कर लो, ये जो मैंने इन्फेक्शन बताए हैं बेटा ना, इन इन्फेक्शन के नाम आप थोड़े से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शन हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से नहीं होते, तो आप नाम याद कर लो। सीरम हेपेटाइटिस हो सकती है, HIV, बैक्टीरियल, मलेरिया, एप्स्टीन वार वायरस, CMV का इन्फेक्शन, सिफिलिस, बवेसिया, ये सारे क्या होते हैं बेटा, इन्फेक्शन जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जहां पर देखने को मिलती है, ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद आता है एयर एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड कोगुलेशन फेलियर हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं, क्लियर। चलो खैर, उसके बाद एक कॉम्प्लिकेशन बेटा और देखना, आयरन ओवरलोड, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से आपको आयरन ओवरलोड भी देखने को मिलता है, ठीक है डॉक्टर साहब, ये पॉइंट याद कर लेना। सर्कुलेटरी ओवरलोड कॉजिंग द हार्ट फेलियर, हेमेक्रोमेटोसिस इन पेशेंट विद द CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर में हेमेक्रोमेटोसिस देखने को मिलती है, ठीक है, ये आपने देखा। साइट्रेट का इंटॉक्सिकेशन भी हो सकता है, किसमें, इसके अंदर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब देखो बेटा, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक और आता है, वो है कोगुलेशन कैस्केड सिस्टम, जिसमें आपसे कोगुलेशन फैक्टर के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा फैक्टर कौन से नंबर पे आता है। बेटा ये रटने वाली चीज है, बट मैंने आपको इसलिए दे दिया है ताकि आप इसको ये रहे कि हमें ये चीज भी एक पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फाइब्रिनोजन से, ओके। फाइब्रिनोजन F फॉर फर्स्ट होता है, फाइब्रिनोजन फर्स्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया प्रोथ्राम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड आयनिक कैल्शियम। देखो जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रख लो। जैसे आपको फाइब्रिनोजन तो पता ही होना चाहिए, क्यों, ये पहला वाला है। उसके बाद आता है आयनिक कैल्शियम, कैल्शियम कौन सा है बेटा,
चौथा वाला क्या है, कैल्शियम होता है, ठीक है, ये देख लिया आपने। उसके बाद आते हैं 8वें की तरफ। 8वें को बोला जाता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या AHF, ओके। इसे क्या बोला जाता है बेटा, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोला जाता है 8वें वाले को, ठीक। उसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास आता है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। स्टुअर्ट पावर फैक्टर क्या होता है, 10वां फैक्टर होता है, इसको आप याद रखना। 12वां होता है हमारे पास हैगमैन फैक्टर। 12वां क्या होता है, हैगमैन फैक्टर होता है बेटा। एंड 13 क्या होता है बेटा, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोगुलेशन कैस्केड के अंदर हम केवल 13 फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, बट अभी हमारे पास कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे ये 14, 15 एंड 16 फैक्टर। अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो बेटा, अगर नहीं याद करना है तो आप 13 तक याद करो। 13 वाला जो होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन सा होता है, 13 वाला होता है। 13 नंबर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। तो आपने क्या देखा, फाइब्रोनोजन फर्स्ट है, आयनिक कैल्शियम फोर्थ है, उसके बाद आता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, कौन सा होता है बेटा, 8वां होता है वो। और 10वां क्या होता है, स्टुअर्ट पावर फैक्टर होता है। एंड 12वां क्या होता है, हैगमैन फैक्टर होता है। एंड 13वां क्या होता है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, जिसे फाइब्रिनेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा क्लॉटिंग कैस्केड सिस्टम हो गया। हो सकता है आपको याद हो, बट मैंने PDF में इसलिए दिया है, जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप एक बार इन्हें रिवाइज कर लो, है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, है ना। हो सकता है आपको ये याद भी हो। फिर मैं बता दूं बेटा, चलो एक बार पूछता हूँ बेटा, पहला फैक्टर कौन सा है बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, पहला फैक्टर बताओ। फाइब्रिनोजेन। 10वां फैक्टर कौन सा है, स्टुअर्ट प्रो स्टुअर्ट पावर फैक्टर। 13 कौन सा है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 12 कौन सा है, हैगमैन। हैगमैन फैक्टर। फोर्थ कौन सा है, कैल्शियम आयनिक कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम आयन के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा आप, सेकंड बताना एक बार, थ्रोम्बिन। थर्ड बताना, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिक, ओके। चलो तो बेटा आपने ये देख लिया कौन कौन से फैक्टर से, ये हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है बेटा वेलेस रूल। वेलेस रूल क्या कहलाता है, रूल ऑफ 9 कहलाता है, या वेलेस रूल ऑफ 9 कहलाता है। इसको आप एक चीज याद रखना, 1951 से कुछ याद आया, 1951 में क्या हुआ था बेटा, कोई बता सकता है? दो चीजें हैं बेटा, एक है 1951, एक है 1971, दोनों अलग अलग हैं। बताओ 1951 में क्या हुआ था, 1951 में फैमिली प्लानिंग, वेरी गुड। फैमिली प्लानिंग की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में हुई थी, और सबसे पहले इंडिया के अंदर हुई थी, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, याद करो, ये सब याद करो। कैसे नहीं याद कर पाते हो बेटा, 1971 का बता दो, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ओके, एक्ट आया था। चलो खैर, उसके बाद रूल ऑफ 9 देखते हैं बेटा। देखो रूल ऑफ 9 क्या है, इन्फेंट वाला आपको नहीं याद करना, आपको क्या याद करना है, एडल्ट वाला याद करना है, आपको चिल्ड्रन वाला याद करना है, आपको इन्फेंट वाला नहीं याद करना। अगर हेड एंड नेक को मिला करके लें बेटा हम, तो एडल्ट के अंदर 9% एंड चिल्ड्रन, पहले एडल्ट देख लेते हैं, ठीक है। एडल्ट के अंदर 9% होता है। फ्रंट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमिनल वॉल को लें तो 18%, बैक ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमिनल वॉल को लें तो कितना, 18%। मतलब आगे का पूरा ऊपर वाला पोर्शन, चेस्ट वाला पोर्शन, थोरैक्स वाला एंड एब्डोमेन वाला, आगे का पूरा पोर्शन 18, पीछे का पूरा पोर्शन 18। हेड एंड नेक की बात करें तो 9%। लोअर लिम को ले लो बेटा तो कितना आएगा, अगर लोअर लिम को ले रहे हैं बेटा तो कितना आता है टोटल, जोड़ करके बताओ। देखो 18 इंटू 36 आएगा लोअर लिम को लेकर के। अपर लिम को अगर लेंगे बेटा तो कितना आएगा, 18 आएगा। लोअर लिम में हम दो चीजें लेते हैं ना, थाई वाला पोर्शन अलग लेते हैं, लेग वाला पोर्शन अलग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपर लिम में पूरे में हम 9 to 18 कर देंगे। उसके बाद आ जाओ बेटा, हमारे पास आता है पेरिनियम। पेरिनियम को 1% लिया जाता है, चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो बच्चा हो, दोनों के अंदर। अब फर्क कहां पे आता है वो हम देख लेते हैं बेटा। फर्क आता है लोअर लिम के अंदर। लोअर लिम के अंदर जो एडल्ट होता है 36% होता है, एंड चिल्ड्रन के अंदर 27% होता है, ठीक है। बाकी जो 27% में से बचा, उसको हम कहां पर ले जाते हैं बेटा, हेड एंड नेक के अंदर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं बेटा, क्योंकि कंपैरेटिवली जो बच्चे का जो हेड नेक होता है, वो अगर प्रोपोर्शन वाइज देखें तो पूरे बॉडी के प्रोपोर्शन में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द अडल्ट, क्योंकि अडल्ट का हेड नेक छोटा होता है, बॉडी बहुत लंबी होती है। बट बच्चे की अगर हम बात करें तो हेड नेक जो बॉडी के कंपैरिजन में होता है, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा जब हम कंपेयर करेंगे एडल्ट से। इसे रूल ऑफ 9 या फिर वेलेस रूल भी बोला जाता है। बाकी पेरिनियम के लिए आप 1% यूज करते हो, अपर लिम के लिए आप सेम यूज करते हो 18। उसके बाद लोअर लिम के लिए आप 36 यूज करते हो, किसमें 36 यूज करते हो अडल्ट के अंदर, एंड 27 करते हो उनके अंदर, बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर। बाकी फ्रंट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमिनल वॉल दोनों में सेम होता है, चाहे वो बच्चों की बात करें चाहे एडल्ट की बात करें। बाकी हेड एंड नेक चेंज हो जाता है, हेड एंड नेक की बात करें एडल्ट में 9% हो जाता है, बच्चों के अंदर 18% होता है। ये एक डिफरेंस है। डिफरेंस जहां पर है उसको मैं हाईलाइट कर लूँ डॉक्टर साहब, जिससे आपकी आंखों में थोड़ा सा बना रहे वो, ठीक है। एक डिफरेंस ये होता है बेटा, और एक डिफरेंस ये होता है, बस ये दो डिफरेंस है। बाकी रूल ऑफ 9 या वेलेस रूल क्या होता है, दोनों के लिए सेम हो जाता है। ये पॉइंट याद रखोगे, ठीक है। हाइपोवोलेमिक शॉक में कंसीडर करते हो बर्न में, आप बर्न रेशियो निकालते हो, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, वहां पर फ्लूइड देते हो, ठीक है। चलो
उसके बाद कभी कभी हो सकता है आपसे ये पॉइंट पूछ लिया जाए बेटा, इसको हम देख सकते हैं बेटा, इसको देखो क्या होता है बेटा, इनिशियल मैनेजमेंट देखते हैं किसका, वर्न का इनिशियल मैनेजमेंट देख लेते हैं बेटा। क्लॉथिंग शुड बी रिमूव्ड, क्लॉथिंग शुड बी रिमूव्ड हो सकती है, कपड़ों को क्या करोगे आप हटाओगे। कूलिंग ऑफ द पार्ट बाय द रनिंग वाटर बाय द 20 मिनट हो सकता है। क्लीनिंग ऑफ द पार्ट टू रिमूव द डस्ट एंड मड हो सकता है। कीमो प्रोफिलैक्सिस में आप क्या देते हो, हाँ ये पॉइंट याद रखना, कीमो प्रोफिलैक्सिस में आप टिटेनस टॉक्साइड, एंटीबायोटिक एंड लोकल एंटीसेप्टिक्स यूज करते हो। उसके बाद कवरिंग विद द ड्रेसिंग बाय द डिफरेंट मेथड, ड्रेसिंग उसको कवर कर दो जो भी एक्सपोज पोर्शन होगा, ठीक है। कंफर्टिंग विद द सेडेशन एंड पेन किलर देते हो, ठीक है। बाकी इसके बाद क्या करते हो आप, ट्रीटमेंट देते हो, ठीक सही है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो अब आते हैं बेटा, हमारे पास ट्राइज पूछा जाता है हमसे कि कौन कौन से उसमें हम मतलब किस किस ट्राइज के अंदर कौन कौन से टाइप के पेशेंट को रखते हैं। अगर कोई ट्रॉमा हो रहा है बेटा तो आप उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे, उस मैनेजमेंट एंड उस ट्राइज किस तरीके से डिफाइन करोगे पेशेंट की कैटेगरी के बेसिस से, उसको हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ये दो जगह आपके काम आएगा, एक तो काम आएगा बेटा आपके पीएसएम में और दूसरा काम आएगा आपके सर्जरी में। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। देखो प्राइमरी मैनेजमेंट में तो आप ABCDEF करते हो, ठीक है। प्राइमरी मैनेजमेंट में क्या करोगे, ए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, ABCDEF करते हो, ठीक है। चल उसके बाद क्या आता है बेटा, इस पर ए फॉर क्या होता है, एयरवे मैनेजमेंट। आप एयरवे मैनेजमेंट देखोगे कि उसका एयरवे खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है, ब्लॉक बाय द फूड, फूड से ब्लॉक हो सकता है, वोमिटस से ब्लॉक हो सकता है ब्लड क्लॉट कर गया, फॉलन टंग, टंग पीछे चली जाएगी तब भी क्या हो जाएगा, एयरवे ब्लॉक हो जाएगा। ब्रीदिंग चेक करते हो, सर्कुलेशन चेक करते हो, डिसेबिलिटी एंड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस असेसमेंट बाय द ग्लासगो कोमा स्केल। मैंने आपको GCS स्कोर के बारे में बताया था। GCS स्कोर के अंदर 3 चीजों को आप एसेस करते हो, कौन कौन सी चीजों को बताओ। GCS स्कोर में 3 चीजों को एसेस करते हो, क्या क्या, मोटर, ओके ठीक है, मोटर फंक्शन देखते हो। उसके बाद बताओ, उसके बाद बताओ डॉक्टर साहब, मोटर हो गया, बर्बल हो गया, उसके बाद आई रिस्पांस देखते हो, 3 चीजें देखते हो। GCS स्कोर अभी मैं जब पहले बेटा कभी किसी दिन पढ़ा रहा था तब भी मैंने कहा था GCS स्कोर के बारे में एक बार ही पढ़ लीजिएगा डॉक्टर साहब। GCS स्कोर, बिशप स्कोर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 2-3 स्कोरिंग सिस्टम है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कभी ना कभी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो खैर बेटा आप माइक म्यूट कर लें प्लीज। चलो डिसेबिलिटी लेवल कॉन्शियसनेस देखोगे किससे, ग्लासगो कोमा स्केल से देखोगे। एक्सपोजर ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द हेड टू टो फॉर द फाइनल असेसमेंट देखोगे आप, ये देख लिया आपने आपसे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ फिंगर्स एंड ट्यूब्स देखोगे, फिंगर इवैल्यूएशन करोगे, फोलिक कैथेटराइजेशन कर दोगे, ठीक है। ये प्राइमरी मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब हमारा गोल क्या होना चाहिए, उस गोल को हम देखते हैं। आइडेंटिफाई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को आइडेंटिफाई करोगे कि कुछ ऐसी चीज तो नहीं हुई है जिससे इसकी जान जा सकती है। डिसाइड एंड इंप्लीमेंट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट टू द एरिया ऑफ द ट्रॉमा, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओगे। अच्छा एक चीज और याद रखना, सर्जरी के लिए बेटा हम एक तरीके की सर्जरी मतलब सर्जरी करने के लिए हम क्या करते थे, कुछ स्टेप्स यूज करते थे जिन्हें हम कहते थे DCS, डैमेज कंट्रोल सर्जरी। उसमें 4 स्टेप्स मेनली हम यूज करते थे, फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में एंड फोर्थ फेज में। फर्स्ट फेज में आप क्या करते थे बताओ, DCS के अंदर फर्स्ट फेज में क्या करते थे, बोलो बेटा फर्स्ट फेज में आप क्या करते थे। पहले फेज में आप टेम्परेरी क्लोजर करते थे, दूसरे फेज में आप क्या करते थे बेटा, रिससिटेशन करते थे, तीसरे फेज में क्या करते थे, परमानेंट क्लोजर करते थे आप वुंड को। बेटा ये मैंने आपको पढ़ाया था, DCS भी एक बार पढ़ लेना, डैमेज कंट्रोल सर्जरी। अच्छा चलो इतना बता दो मैंने ये पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, बस इतना बता दो। डैमेज कंट्रोल सर्जरी नाम कभी आपने सुना है, मैंने पढ़ाया है कभी आपको, पढ़ाया है ना बेटा। तो पढ़ी हुई चीजें मत भूलो ना, उन्हें रिवाइज करो बार बार। मैं कह रहा हूँ ना, आप 1000 चीजें पढ़ने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको तो मत छोड़ो ना, जो पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट वो चीजें तो पढ़ो। अब वही नहीं आप पढ़ रहे हो तो देखो फिर दिक्कत तो होगी। चलो ठीक है, ये आपने देख लिया बेटा, मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर प्राइमरी मैनेजमेंट के बारे में, गोल्स में पढ़ा रहा था। फर्स्ट थिंग टू सैल्वेज द लाइफ, देन थिंग टू द सैल्वेज द लिम्ब। पहले जिंदगी बचाओ, ये मत सोचो कि इसका हाथ पैर सही कर दें हम, पहले लाइफ को बचाना है, ठीक है, ये याद रखना आप, ओके। चलो खैर उसके बाद आते हैं रैपिड असेसमेंट, रैपिड असिस्टेशन, रैपिड स्टेबलाइजेशन करो। ऐसा नहीं कि ट्यूब ढूंढने के लिए गए हो वहां पे, आपसे कहा गया जाओ एक ट्यूब ढूंढ करके आओ, आपसे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ढूंढने के लिए कहा, आप कहीं चाय पीने के लिए चले गए। पहले अगर कोई पेशेंट ऐसा आया तो जो काम कहा गया है दौड़ करके वो काम करो ला करके, ठीक है। रैपिड असेसमेंट करो, जल्दी से देखो, ये नहीं कि अरे अभी रुक जाओ थोड़ी देर बाद देखते हैं। ऑप्टिमम कंप्लीट केयर करो, ट्रांसपोर्ट एफिशिएंटली टू हायर ट्रॉमा सेंटर। और हायर ट्रॉमा सेंटर को अगर भेजना है तो जल्दी से क्या करो, एम्बुलेंस को कॉल लगवाओ, फौरन कॉल लगवाओ। और एज अ डॉक्टर आप क्या करो, जल्दी से वो बात करने के लिए जब फोन दे तो जल्दी से बात करो कि हाँ भाई इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाना, ये नहीं कि कहो अभी रुको, थोड़ी देर में कॉल लगाना, थोड़ी देर में एम्बुलेंस लाना, जल्दी जल्दी सारे काम करना है, ठीक है। ये हमारा गोल हो गया कि हमें कैसे पेशेंट को बचाना है। अब हम करेंगे पेशेंट को कैटेगराइज करेंगे। सपोज करो आपके पास 10 पेशेंट आ गए। अब ऐसा नहीं कि आप 10 पेशेंट आ गए आप उसके पास चले गए जिसके सर में दर्द हो रहा था, और एक पेशेंट ऐसा था जिसका सर फूटा हुआ था, उसे नहीं देख रहे हो, सर दर्द वाले से पूछ रहे हो तुम्हारे सर दर्द क्यों हो रहा है।
ऐसा नहीं करना। हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं पेशेंट को, ठीक है। डिक्रीज वॉकिंग बाउंडेड फर्स्ट, सेकंड पे, थर्ड पे इमोबाइल बाउंडेड रखोगे एंड फोर्थ पे ट्रैप बाउंडेड रखोगे, ठीक। अब हम देखते हैं टैग द पेशेंट अकॉर्डिंगली। अब कलर वाइज आप क्या करोगे, कोडिंग करोगे। जैसे ट्राइज बनाओगे, जैसे रेड कलर किसमें दोगे, इमीडिएट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, जिन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए उन्हें रेड कलर में आप रख दोगे। येलो में अर्जेंट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ग्रीन कलर में डिलेड ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, मतलब दे सकते हो थोड़ी बहुत देर रुको। बीपी किसी का बढ़ा हुआ है, ठीक है, एक टेबलेट दीजिए, उसके बाद में देख लेंगे हम। बट अगर किसी के सर से खून बह रहा है तो आप उसे पहले देखोगे, है ना। ब्लू कलर एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड एंड ब्लैक कलर में क्या हो जाएगा बेटा, डिसीज हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो बेकार है, फिर उसको हमें ट्रीटमेंट नहीं देना है, ठीक है। ये देख लिया आपने, ओके। चलो खैर, एयरवे में डिजीज है, मतलब वो तो डेथ हो चुकी है उसकी, उसको हमें नहीं देखना है। बाकी हमें क्या करना है, इन कलर के बेसिस पे क्या करना है, पेशेंट को हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे। अगर रेड कलर में अगर डिवाइड कर, अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए तो आप उसे रेड जोन में भेज दोगे कि उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट हमें देना है, ठीक है। अब देख लो बेटा, एयरवे एंड ब्रीदिंग, खैर ये चीजें छोड़ो बेटा कि सर्कुलेशन में आप क्या करते हो, वाइटल मॉनिटर करोगे, हार्ट साउंड देखोगे, ईसीजी देखोगे, डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे, ग्लासगो कोमा स्केल करोगे, प्यूपिलरी रिएक्शन देखोगे उसमें, ठीक है, ये सारी चीजें करोगे। आईवी फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, ये सारे हो गए बेटा, ये प्रैक्टिकल वाले हैं। आपको पीडीएफ दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं बेटा अपने अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या था बेटा, इंपॉर्टेंट ये था कलर वाइज कैसे करके आप डिवाइड करोगे। कलर कोडिंग आपसे बहुत चीजों की पूछी जाती है, आपसे कैनुला के बारे में पूछा जा चुका है, हो सकता है आपसे फोलिक कैथेटराइजेशन, फोलिक कैथेटर के बारे में कलर कोडिंग पूछ ली जाए, हो सकता है आपसे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या राइल्स ट्यूब की कलर कोडिंग पूछ ली जाए, दोनों की सेम होती है। कलर कोडिंग यहाँ भी आपसे पूछी जा सकती है। एक कलर कोडिंग और आती है बेटा, वो आती है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, जिसको आप BMW बोलते हैं। BMW की भी कलर कोडिंग आपसे पूछी जा सकती है कि कौन कौन से कलर के बिन में आप क्या क्या चीज को रखते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट जगह है जहां पे आपसे कलर कोडिंग पूछी जाती है। आपसे गैलिजिया ट्राइड के बारे में पूछा जाता है। मैं बता दूं, गैलिजिया ट्राइड के अंदर 3 चीजें होती हैं, डिफ्यूटरिन कॉन्ट्रैक्चर, उसके बाद आता है रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस एंड पेरोनी डिजीज आती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हम देखेंगे गैलिजिया ट्राइड के अंदर बेटा। डिफ्यूटरिन कॉन्ट्रैक्चर हो गया, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो गया एंड पेरोनी डिजीज ऑफ द पेनिस हो गया, ठीक है। ये 3 चीजें गैलिजिया ट्राइड के अंदर आती हैं।